देखिए 25वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में रेख एडी लंब भुजा। देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। एकदम से दिमाग कंसंट्रेट करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखो और इसी वीडियो में समझ लो। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पे। देखिए एक पहले तो त्रिभुज एबीसी है, डायग्राम समझिए। इसमें पहले एडी लंब खींचा गया है बीसी भुजा पर। बीई लंब है एसी पर। ये देखिए बीई लंब खींचा गया है एसी भुजा पर। और सीएफ लंब एबी, सीएफ लंब खींचा गया है एबी भुजा पर। और ये लोग जाकर के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ओ इसका लंब पाद है। तो सिद्ध करना ओ त्रिभुज डीईएफ का अंतः केंद्र भी है। मतलब पूरे क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है ना, ये देखिए त्रिभुज है। इस त्रिभुज एबीसी में अगर मान लीजिए कि पहले हमने यहां से खींच दिया त्रिभुज एबीसी में, ये देखिए मैं ऐसे लंब खींच रहा हूं एडी, एडी लंब खींच दिया हमने बीसी भुजा पर। बीसी भुजा पर एडी लंब खींच दिया। ऐसे बी से एसी भुजा पे लंब खींच देंगे। ऐसे देखिए ये बी से हमने एसी भुजा पे लंब खींच दिया और इसको बीई नाम दे दिया। सी से एबी भुजा पे लंब खींच दिया। ऐसे देखिए ये इसको नाम दे दिया सीएफ। तो देखिए ये एडी लंब है बीसी पर, बीई लंब है एसी पर, सीएफ लंब है एबी पर। तो जहां जाकर ये देखो इसको शीर्ष लंब बोलते हैं। एडी शीर्ष लंब है, बीई शीर्ष लंब है, सीएफ शीर्ष लंब है। ये शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आपने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि ये जहां पे जाके प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लंब पाद बोला है, उसी को हम लंब केंद्र भी बोलते हैं। तो ये लंब केंद्र है ओ, और ये जो ओ है ये आपका इतना क्वेश्चन में दिया है, बस प्रश्न में इतना ही डायग्राम है, इतना दत्त में है। उसके बाद अब साध्य क्या है, सिद्ध क्या करना है। तो साध्य समझिए क्या है। साध्य ये बोल रहा है कि अगर ये मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, तो ये बोल रहा है कि ये जो ओ लंब केंद्र है यही ओ अंतः केंद्र भी होगा। मतलब हमें लंब केंद्र तो उसने बता दिया, अब आपको सिद्ध करना ओ जो है वह अंतः केंद्र भी होता है। अब अंतः केंद्र क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए ये कोण बी है, इस कोण बी का समद्विभाजक खींच दीजिए। कोण बी के दो समान भाग करता हुआ जाएगा और कोण बी का समद्विभाजक। ऐसे कोण ए का समद्विभाजक खींच दीजिए। देखिए इसके दो समान भाग करता हुआ जाएगा। ऐसे कोण सी के समद्विभाजक खींच दीजिए, इसके दो समान, मतलब कोण ए के दो समान भाग करता हुआ इसको कोण समद्विभाजक बोलेंगे। ऐसे कोण बी का समान भाग करता हुआ ये लाइन कोण समद्विभाजक है। कोण सी का समान भाग करता हुआ ये लाइन कोण समद्विभाजक। तीनों कोण समद्विभाजक जहां जाके मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे यही क्या सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना, अब इसको हमें सिद्ध करना है ओ जो है अंतः केंद्र भी है। तो अंतः केंद्र सिद्ध करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ए आ रहा है ना एडी, ये इस कोण के दो समान भाग करता हुआ आ रहा है। ऐसे बी जो है इस कोण के दो समान भाग करता हुआ आ रहा है और सीएफ भी इस कोण के दो समान भाग करता हुआ आ रहा है। मतलब एडी कोण ए का समद्विभाजक है, बीई कोण बी का समद्विभाजक है, सीएफ कोण सी का समद्विभाजक है। अगर ये सिद्ध कर दिए तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ओ अंतः केंद्र है। इसके लिए यहाँ पे कुछ रचना की गई। रचना क्या की गई वो देखिए। रचना में इसने पहले देखिए ये ईएफ को मिलाया है, फिर ईडी को मिलाया है और एफडी को मिलाया है। इसको और इसको ये मिला दिया, ये रचना किया गया। अब यही सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें और जानकारी लेनी है। जैसे कुछ बेसिक जानकारी। पहला बेसिक जानकारी यह है कि आपको ये बताया गया था कि अगर एक रेखा है, इस रेखा पर कोई भी दो बिंदु हो, जैसे ए बी दो बिंदु है रेखा पर, इस रेखा की एक ही तरफ अगर दो बिंदु और ले लिए जाए, मान लो हमने पी और क्यू ले लिया और इनको मिला दिया जाए। ये देखिए इनको मिला दिया, और मिलाने के बाद ये देखिए ऐसे अगर ए और बी द्वारा इस रेखा के एक ही और दो बिंदु पे समान कोण बनता हो, मतलब ए कोण और ए कोण दोनों समान हो, मतलब ए बी द्वारा पी पे जितना कोण बने, ये देखिए पी पे जितना कोण बने उतना ही ए बी द्वारा क्यू पर भी कोण बने। तो ये चारों बिंदु जो है एक चक्री चतुर्भुज बनाते हैं। चारों बिंदु क्या बनाते हैं, एक चक्री चतुर्भुज बनाते हैं। मतलब ए बी
QP एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर एक वृत्त है, इस वृत्त पे कोई भी एक चाप ले ले, इस चाप द्वारा शेष चाप पे हम कोण बनाए, कितना भी कोण बनाए, ये सारे कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। ये देखिए, किसी चाप द्वारा शेष चाप पर बने कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं, इसको बोला जाता है एक ही वृत्त चाप में अंतरलिखित कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं, इसका यूज करके यहाँ पे इसको सिद्ध किया गया है। ध्यान से देखिए, पहले तो दत्त और साध लिख लेंगे आप। सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन दत्त मैंने लिख दिया है, सिद्ध करो के बाद की ये लाइन साध्य में आ जाएगी। रचना में देखिए क्या क्या मिलाया गया है, EF, DF और D, ये तीनों को मिलाया गया है। अब उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में पहले जो दत्त में दिया उसको लिख दिया कि AD जो है वह AD BC पर लंब है, CF AB पर लंब है, BAC पर लंब है। तो ये देखो तीनों लिख दिया दत्त से। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि देखिए यहां से ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब यहां से देखिए कोण BFC भी 90 अंश रहेगा, क्योंकि ये लंब है तो यहाँ 90 अंश बनाएगा। और देखिए जब AD लंब है तो यहाँ 90 अंश, CF लंब है यहाँ 90 अंश, B लंब है तो यहाँ 90 अंश। तो ध्यान से देखिए कि पहला नियम क्या आ रहा है कि एक कोण BFC जो है 90 अंश है और कोण BEC भी 90 अंश है। ध्यान से देखिए, कोण BFC भी 90 अंश है, कोण BEC भी 90 अंश है। तो जो अभी नियम मैंने बताया कि ये रेखा BC पर दो बिंदु B और C है, इसके एक ही तरफ बिंदु F और E है, तो B और C द्वारा देखिए F पे 90 अंश का कोण बन रहा है और B और C द्वारा E पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। जब दोनों कोण आपस में समान है तो ये जो चतुर्भुज होगा BCEF, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा? ये चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? आपने क्या पढ़ा है? ये देखिए, रेखा BC पर स्थित दो भिन्न बिंदु B और C उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदु E और F पर सर्वांगसम कोण बनाते हैं, इसलिए बिंदु BFEC एक ही वृत्त पर है। अब देखिए, जब एक ही वृत्त पर हो गए मतलब BCEF एक ही वृत्त पर हो गए, चक्रीय चतुर्भुज हो गया एक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, OEC सर्वांगसम ODC बराबर 90 अंश। इधर देखिए OEC मतलब जो अभी हम BEC बोल रहे थे उसको हमने OEC बोल दिया, बराबर OEC भी तो 90 अंश है, क्योंकि E वाला कोण को अभी हम BEC बोल रहे थे, अब इसने OEC बोल दिया। OEC बराबर ODC। ये देखिए ODC ये भी 90 अंश है। ध्यान से देखिए, OEC भी 90 अंश, ODC भी 90 अंश, क्योंकि ये लंब है, ये लंब है। क्लियर है? कहां से? ये देखिए लिखा है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम जानते हैं क्योंकि ये लंब है, ये लंब है। तो जब ये 90 अंश हो गया तो अब OEC और ODC को जोड़ दिया। ये देखिए OEC 90 अंश है, ODC मतलब एक कोण E 90 अंश है, कोण D 90 अंश है। D और E जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 90 180। तो अभी हमने चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ा है। यदि चक्रीय चतुर्भुज के यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। ये देखिए, ये चतुर्भुज बन रहा है कौन सा? देखिए मैं 4 भुजा दिखा रहा हूँ, OD DC CE OE। 4 भुजा हो रहे हैं ना, OD DC CE OE। ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। क्यों? क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना है? 180 अंश। OEDC चक्रीय चतुर्भुज है। OECD यहां लिखना है, OEDC लिखा है, यहां पे हो जाएगा OECD। OECD कैसा हो गया? चक्रीय चतुर्भुज। जब OECD चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्यों? कैसी? चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय का विलोम क्या बोलता है? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए OED सर्वांगसम OCD, ध्यान से देखिए। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है कौन? एक ही चाप। अगर देखिए ये हमारा, हम पहले ही बता चुके हैं कि BFED ये क्या है हमारा? चक्रीय BFEC ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये पहले ही हमने शुरुआत में बता दिया, BFEC चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें जब BFEC चक्रीय, तो मतलब BFEC से होकर एक वृत्त जाएगा, ऐसे एक वृत्त जाएगा। तो इसमें यहाँ पे BF एक चाप रहेगा, ये देखिए ऐसा चाप।
इस चाप द्वारा देखिए, ये देखिए मैं बना देता हूं इसे, इस चाप BF द्वारा वृत्त पर एक कोण बनेगा BE, ये देखिए एक कोण बनेगा BCF, और दूसरा इसी चाप द्वारा देखिए एक कोण बनेगा FEB, एक कोण FEB बनेगा, एक FCB बनेगा। एक ही चाप में अंतरलिखित कोण है। यहां देखिए, यहां लिखा है OED सर्वांग OCD, यहां देखिए तो OED मतलब देखिए कौन सा, अच्छा अभी दूसरा ले रहा है, कौन सा, ध्यान से देखिए, OED सर्वांग OCD, देखिए OED मतलब ए वाला कोण, सर्वांग सम OCD मतलब इस वाले कोण के, क्यों, क्योंकि एक ही चाप में अंतरलिखित कोण है, बराबर। ये देखिए इसी कौन सी चाप द्वारा, इस चाप द्वारा, देखिए यहां से फिर से देखिए, एक ही वृत्त चाप के अंतरलिखित कोण कौन से हैं, OED और OCD। पहले यहां मैं लिख देता हूं OECD, चलिए, तो एक ही चाप में अंतरलिखित कोण कौन से हैं, OED और OCD। देखिए OED और OCD, ये कैसे पता चला, ये ध्यान से देखिए। अभी हमने चक्री चतुर्भुज कौन सा बनाया, मैं यहां बना के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये वृत्त हो गया, यहां पे देखिए ऐसा 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 और ऐसा, ये हो गया E, ये हो गया ODC। अब देखिए ध्यान से, ये OECD, यही तो हमने चक्री चतुर्भुज सिद्ध किया है। यहां से पहले फिर डायग्राम में देखिए, हमने OECD को चक्री चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो वही मैं यहां बना दिया। अब इस OECD द्वारा जो एक कोण यहां से देखिए, ये अब इस चाप यहां से देखिए OED, इसको मैं मिला रहा हूं, और ये OCD को मिला रहा हूं। ये देखिए इस चाप OD द्वारा कोण, देखिए चाप OD द्वारा शेष चाप पर कोण OED भी बन रहा है, और चाप OD द्वारा ही शेष चाप पे कोण OCD भी बन रहा है। मतलब कोण OED बराबर है कोण OCD के, वही चीज यहां लिखा, देखिए कोण OED बराबर है कोण OCD के, एक ही चाप में अंतरलिखित कोण। अब देखिए कोण OED बराबर, OED ऐसे रहेगा, जो OCD है उसको चेंज कर दिया। देखिए OCD को हम FCB भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही वाला कोण रहेगा FCB, क्योंकि वो एक रेखी है। ओके, अब समीकरण 2 और 3 से हम बोल सकते हैं FEB बराबर OED। ये देखिए यहां पे ये समीकरण 2 है, FEB सर्वांग FCB, FCB के बराबर FEB है, और यहां देखिए FCB के बराबर OED है, FCB के बराबर OED, FCB के बराबर FEB, तो FEB बराबर हो जाएगा OED के। अब देखिए FEB OED के बराबर हो गया, तो हम यहाँ फिर नाम चेंज करें, OED ऐसे रहेगा, FEB को हटा के देखिए नाम लिख सकते हैं FEB को हम लिख सकते हैं FEO, क्योंकि वही वाला कोण रहेगा, एक रेखी है। अब ध्यान से देखिए क्या सिद्ध कर दिया आपने सिद्ध कर दिया FEO सर्वांग सम OED। इधर देखिए FEO सर्वांग सम OED, ये देखिए ये दोनों कोण आपने समान दिखा दिया। जब ये दोनों कोण समान दिखा दिया तो इससे समझ में आ गया कि EB जो है ना, वो कोण E को समद्विभाजित करता है, कोण E का समद्विभाजक है। इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, देखिए EO कोण FED को समद्विभाजित करता है। अब बाकी दो लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या सिद्ध किया कि EO कोण FED को समद्विभाजित करता है, अभी सिद्ध किया कि EO कोण FED को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि FO कोण EFD को समद्विभाजित करेगा, ये देखिए FO कोण EFD को समद्विभाजित करेगा, और DO कोण FDE को समद्विभाजित करेगा, DO कोण FDE को समद्विभाजित करेगा। मतलब एक हमने केवल सिद्ध किया कि ये जो EO है ना, कोण E को समद्विभाजित कर रहा है, तो बाकी तो हम बता देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि FO कोण F को समद्विभाजित करेगा, DO कोण D को समद्विभाजित करेगा। ये देखिए AB कोण समद्विभाजक, AB कोण समद्विभाजक, AB कोण समद्विभाजक। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण DEF जो बन रहा है, इसका अंतः केंद्र O है। देखिए यहां लिखा है DEF का अंतः कोण, मतलब ABC का नहीं, DEF का हमें सिद्ध करना है।
ये जो यहाँ त्रिभुज बन रहा है DEF उसका अंतः केंद्र O है। इस तरीके से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ODEF के कोण समद्विभाजों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसलिए O त्रिभुज EF का अंतः केंद्र है।